नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़े में हैं। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबक बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौतियां और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदें। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के फुस नारों को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। बीजेपी का 400 पार का नारा तीसरी बार सत्ता में आने का दावा है। लिहाजा नारों को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। नारों की सियासत हो रही खिलाफत। नारा 118 पार और सीट मिली 4। बीजेपी के फुस नारों को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। बीजेपी का 400 पार का नारा, तीसरी बार सत्ता में आने का दावा। इस दावे को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर। कांग्रेस ने इसे बताया अति आत्मविश्वास। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को अपनी हार का सता रहा डर। चुनावी नारों का हिसाब किताब। कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नारों पर सवाल उठा रही है और कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को इतना ही विश्वास है तो वे ऐसे नेताओं को क्यों शामिल कर रही है जो कांग्रेस में रहते हुए भी नहीं जीत सके। हम आपको बता दें कि देश में हर कोने में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दल चुनावी नारों के सहारे जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बीजेपी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी और फिर से मोदी सरकार। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी के नारों को लेकर उसके खिलाफ कैंपेन चलाने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस ने कई चुनावों में बीजेपी के नारों के असर और सीटों का एक आंकड़ा निकाला है। इन आंकड़ों से कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के नारे फुस हो चुके हैं। अपने नारों में जितनी सीटों का दावा बीजेपी ने किया उतनी उसे कभी नहीं मिली। क्या बीजेपी के नारों में उसकी हताशा? दरअसल बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा देते हुए तीसरी बार सत्ता में आने का दावा किया है। वहीं इस दावे को लेकर विपक्ष बीजेपी पर जमकर आलोचना कर रहा है। कांग्रेस इसे अति आत्मविश्वास बता रही है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है और ऐसे में वे देश को धोखा देने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन इस बार ये नारे सफल होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के नारे में उसकी हताशा और हार का डर झलक रहा है। कांग्रेस बीजेपी के इन नारों पर उठा रही सवाल। 2017 गुजरात चुनाव नारा 150 पार, सीट मिली 99। 2018 छत्तीसगढ़ चुनाव नारा 50 पार, सीट मिली 15। 2018 मिजोरम चुनाव नारा 21 पार, सीट मिली 1। 2019 हरियाणा चुनाव नारा 75 पार, सीट मिली 40। 2019 झारखंड चुनाव नारा 65 पार, सीट मिली 25। 2020 दिल्ली चुनाव नारा 45 पार, सीट मिली 8। 2021 तमिलनाडु चुनाव नारा 118 पार, सीट मिली 4। 2021 बंगाल चुनाव नारा 200 पार, सीट मिली 77। 2022 हिमाचल चुनाव नारा 45 पार, सीट मिली 25।
गठबंधन के पक्ष में माहौल का दावा कितना सच। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सत्ता में रहने वाले पुराने दलों की विफलता थी, जिसकी वजह से लोग बीजेपी के अतिवाद की ओर आकर्षित हुए। स्थिति में बदलाव के केवल समय की बात है। हालांकि भारत का समाज प्रेम और समानता पर आधारित है और सह अस्तित्व और सहिष्णुता पर आधारित है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि देश भर में पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में माहौल बना रहा है। बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन इस नारे में कोई दम नहीं है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी बीजेपी के 400 पार के नारे पर कहा कि बीजेपी को हार का डर है और ऐसे में वे देश को धोखा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बात में ही बीजेपी की हताशा झलकती है, हार का डर झलकता है। क्या आपने सुना है कि भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने गई और मैच से पहले ही कह रही हो 400 पार? नहीं कहती, कहती कि अच्छा खेलेंगे और विश्व कप जीतेंगे। एक दौर था जब चुनाव में लंबे लंबे नारे लगा करते थे। इन नारों से ही चुनाव का माहौल बनता था। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद अब पहले जैसे तीखे और लंबे नारे सुनने को नहीं मिलते। अब छोटे नारे या कैंपेन ही चुनाव में छाए रहते हैं। इस बार भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो कांग्रेस हाथ बदलेगा हालात से माहौल बनाने की कोशिश में है। नारों कैंपेन के मामले में भाजपा हाल फिलहाल सबसे आगे रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के अच्छे दिन आने वाले हैं नारों ने लोगों को काफी प्रभावित किया था। भारतीय जनता पार्टी का घर घर मोदी, हर हर मोदी नारे भी लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समय कांग्रेस ने न्याय का हक मिलने तक का नारा दिया था। अब हाथ बदलेगा हालात का नारा दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया है। पीडीए ही एनडीए को हराएगा नारा भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। एक तरफ जहां शीर्ष नेतृत्व सलाखों के पीछे है, तो वहीं अब उनके साथी भी हाथ छुड़ाने लगे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या आरोप और आशंकाएं सच साबित होने जा रही हैं? क्या वाकई आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है? दरअसल दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा, मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं मिला। पार्टी की भ्रष्टाचार की नीति से सहमत नहीं हूँ, इसलिए पद और पार्टी छोड़ रहा हूँ। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर में जब ईडी के सीएम केजरीवाल को जब शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो इससे ठीक पहले ईडी ने मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर छापा मारा था। ईडी की टीम मंत्री के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास समेत 9 जगहों पर छानबीन की थी। सामने आया था कि ईडी की टीम ने राजकुमार आनंद के बिजनेस से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में शामिल होने का भी शक था। इस छापेमारी को सीमा शुल्क मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा था। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो हैं, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था।
लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह 6 महीने तिहाड़ जेल में बिता कर आए हैं। उनकी रिहाई ऐसे वक्त हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। संजय सिंह से पार्टी के मौजूद हालात, जेल के अनुभव और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पॉलिटिक्स में एक्टिव होने पर बात की है। साथ ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आपको तोड़ने की मंशा है। संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा दिया है। उन्होंने कहा है कि तिहाड़ जेल में उन्हें धमकी दी जा रही है। संजय सिंह ने कहा है कि कैसे 3 बार के प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को मोदी सरकार हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। जो अधिकार बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को दिए गए हैं कि वे अपने परिवार से बात कर सकते हैं, वे अधिकार भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल से छीन रही है। बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेके कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना, फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। लेकिन तुमसे आम आदमी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो हमारे विधायक और मंत्री है, ठीक है कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, हम जानते हैं कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, कुछ लोग टूटेंगे, किसी का मनोबल कमजोर होगा, लेकिन लंबी तादाद, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। साथी मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है, लामबंद है। किसी को आप बताइए, हमसे सवाल पूछते थे टीवी चैनल वाले, कहां से आपके विधायकों से संपर्क कर लिया गया, किसको तोड़ने की कोशिश की गई, कैसे आप हवा हवाई बातें करते हैं? पता चल गया ना कि हम हवा हवाई बातें कर रहे थे, या भाजपा की मंशा ये थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो और पार्टी को तोड़ो। हम तब भी सच थे, आज भी सच है और आगे भी सच रहेंगे और उसी सच्चाई के साथ करेंगे। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय सीएम तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी हिरासत अवधि 11 अप्रैल को खत्म हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का पारा हाई है। यूपी की मुरादाबाद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन चुके हैं। पीतल नगरी की सियासत के समीकरण पर ये हमारी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद की सियासत का अपना अलग ही समीकरण है। इस इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं में जाट समुदाय की आबादी भी बहुत ज्यादा है। पिछले चुनावों में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एसटी हसन चुनाव जीते थे, जबकि 2014 के आम चुनावों में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने एसटी हसन को हराया था। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को टिकट दिया है।
आइन को बचाने का मुद्दा है, जमहूरियत को बचाने का मुद्दा है, भाईचारे को कायम रखने का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जीतने के बाद आप मुरादाबाद की जनता के लिए क्या विकास कार्य होंगे जो सबसे पहले जो भी यहाँ की जरूरत होंगी उन हर पहलू पे काम किया जाएगा, हर पहलू पे सवाल उठाए जाएंगे सदन के अंदर, और जो भी यहाँ की परेशानियां होंगी उनको पूरी तरीके से उन पे काम किया जाएगा। मुरादाबाद से बहुजन समाज पार्टी के इरफान सैफी भी मैदान में हैं। सैफी को उम्मीद है कि उन्हें मुस्लिम वोट मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी से मुस्लिम बहुत खफा हैं। हम मुसलमानों को क्या दिया इन्होंने एजुकेशन फ्री, कोई नई माइनॉरिटीज़ की कोई नई यूनिवर्सिटी दी नहीं दी, बल्कि इन्होंने क्या काम करा, जो आज़म खान ने यूनिवर्सिटी बनाई थी उसको भी ख़त्म करने का काम करा। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो माइनॉरिटीज़ का जो उसका कैडर था उसे भी ख़त्म करने का। इन्होंने ओबीसी के अंदर जो हमारा एजुकेशन फील्ड में रिजर्वेशन कोटा था उसको भी ख़त्म करने का काम किया। भारत की पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद अपने हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उद्योग से जुड़े कारीगरों का मानना है कि राजनीतिक दलों को उन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो पीतल के कारोबार को और चमकाएं। मुरादाबाद का जो आर्टिजन्स है 2.5-3 लाख लोग इस रोजगार में लगे हुए हैं, और बड़ी एक अपने आप को मतलब कहीं अगर इन लोगों को नौकरी दी जाए तो कहाँ दी जाएगी, ये अपने आप एक जनरेट कर रहे हैं। आपने देखा कुटीर उद्योग लोग घरों में काम कर रहे हैं और 5 से 10 हज़ार निर्यातक काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है जो इंडिया में आती है, मगर उसको देखते हुए मुरादाबाद में वो पैसा नहीं लग पा रहा जो लगना चाहिए। हमारा तो व्यू ये है कि जो हमारे शहर के विकास के बारे में सोचे, हमारी इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में सोचे, हम उसी को वरीयता देंगे। तो बहुत सारी अभी हमारी इंडस्ट्री को बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ हमारे सड़कें बहुत ख़राब हैं, है ना। कोई सरकारी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो, क्योंकि हर आदमी इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकता था, तो कुछ काम ऐसा वो बाहर कराता है। तो सरकार ने कुछ काम ऐसे किए थे, लेकिन वो उन पे भी कोई सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। मुरादाबाद में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा का सियासी माहौल गर्म है। भिवानी की जनता में समस्याओं का शोर है। लोग पीने का गंदा पानी आने से परेशान हैं। वो कह रहे हैं समाधान नहीं तो वोट नहीं। इस रिपोर्ट को देखिए। गर्मी शुरू होते ही हरियाणा के भिवानी में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। शहर की कृष्णा कॉलोनी में लोग इससे बेहद परेशान हैं। लोगों की शिकायत है कि पेयजल लाइनें और जल निकासी लाइनों के सीवेज से दूषित हो जाती हैं। हमारे यहाँ पिछले 5 सालों से पानी की सप्लाई जो आती है बिल्कुल सीवरेज का पानी होता है। बीच बीच में थोड़े दिन के लिए ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर वही काला पानी आता है बिल्कुल। और सीवर हमारे ओवरफ्लो हुए हैं। जो कुछ मकान, थोड़े से मकान जो हैं वो ज़मीन से, सड़क लेवल से नीचे हैं, उनके घर तो बुरा हाल है। इससे पीने का पानी दूषित हो जाता है। इलाके के लोग इस बात की शिकायत मौजूदा बीजेपी सांसद से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। शिकायत मैं 4 साल से लगा हुआ हूँ। मैंने माननीय सांसद धर्मवीर जी से बात करी थी एक बार, तो उन्होंने खुला दरबार लगाया था यहाँ शिशु भारती ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड में। उसमें एससी से साहब से लेके जेई तक, नीचे क्लर्क तक, इनके सारा टोटली स्टाफ खुला दरबार में आया था। उसमें उन्होंने हमारे से 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। वो 1 हफ्ते में उनसे कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने खुदाई पूरी कृष्णा कॉलोनी में खुदाइयाँ करवा के छोड़ दी। पिछले 4 सालों से लगभग जो कृष्णा कॉलोनी निवासी पानी पी रहे हैं ना, और इसका बिल भरने लग रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये पानी एसडीओ साहब को दिखाया जाए कि आप इसका जो बिल ले रहे हो, अगर वो आप 1 घूंट पानी पी सकते हो, हम सारे मुझे पीने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ 1 घूंट पानी हमें पी के दिखाओ जो पानी हम लोग पीने लग रहे हैं। इतनी दयनीय व्यवस्था जो कृष्णा कॉलोनी निवासियों की है, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। लाइट, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य तो हमारा मूल अधिकार है, जो सरकार को हमें देना ही पड़ेगा। इसके बदले में हम सरकार को बहुत कुछ देते हैं। 4-5 सालों से जो लगातार समस्या गंदे पानी की बनी हुई है। सप्लाई में पहले आधा घंटा जो गंदा पानी आता है, एक तो राशनिंग में पानी देते हैं, दूसरा जो अगले दिन का पानी 1 घंटे का आता है उसमें आधा घंटा गंदा पानी आता है।
जो बिल्कुल ही काला होता है, उसको निकालते निकालते ही हम जो है ना उसकी बदबू से ही इतने परेशान हो गए हैं कि हमें जो है ना वो मोटर चलाने का मन ही नहीं करता। और उसके कारण जो है ना कई घरों ने जो है हैंडपंप वगैरह लगवाए हैं। पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने वोट नहीं डालने का फैसला किया है। राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट में दिलचस्प लड़ाई है। यहां से बीजेपी के पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया मैदान में है, तो वहीं झाझड़िया इस बार कांग्रेस के राहुल कांसवा के बीच कड़ी टक्कर है। बता दें कि बीजेपी के मौजूदा सांसद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। चुरू सीमा के करीबी राज्य राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक है। आगामी आम चुनावों में यहां बीजेपी के पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के राहुल कांसवा के बीच कड़ा मुकाबला है। दिलचस्प बात यह है कि कांसवा चुरू से मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर इस सीट पर जीत हासिल की। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांसवा का टिकट काट दिया, जिसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया। देवेंद्र झाझड़िया 2 बार सांसद रह चुके राहुल कांसवा को अपने लिए चुनौती नहीं मानते। उनके मुताबिक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच की लड़ाई है। मैं बताना चाहता हूँ ये चुनाव लड़ा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी वर्सेज राहुल गांधी जी, और पूरे देश में लड़ा जा रहा है। और इसमें अब जनता को तय करना है क्या मोदी जी को लाना है या राहुल गांधी जी को लाना है। उसमें मैं बार बार पूछता हूँ क्या मूड है, तो हर कोई बंदा दोनों हाथ खड़े करता है, बोले मोदी चाहिए, हमें मोदी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो योजनाएं हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राहुल कांसवा राजनेताओं के परिवार से आते हैं। उनकी शादी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के परिवार में हुई है। इसके अलावा उनके पिता चुरू से 4 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। बीजेपी से टिकट कटने के बाद चुरू लोकसभा सीट पर चुनाव को राहुल कांसवा अपने लिए सम्मान की लड़ाई मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के सीनियर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट से उनका नाम हटवाने में अहम रोल निभाया। आपने टिकट कटवाने की हमेशा कोशिश करी 15 साल से। जनता ये जानना नहीं चाहती कि हमने टिकट कटवाई नहीं कटवाई। जनता ये जानना चाहती कि कारण क्या है आपकी नफरत का। न हमारी पॉलिटिकल लड़ाई, न मुझे एमएलए बनना चुरू से, न आपको चुनाव लड़ना एमपी का मौका तो आ जाता है, मेरे पार्ट जाते हो, दोनों काका भतीजा मेरे पार्ट जाते हो, उनके पोजीशन के अंदर है और आपने चुनाव लड़ा नहीं, तो आपकी लड़ाई किस बात की है? बताओ जनता को। ये अब ये मंचों से भाषण दे रहे हो कि मैंने टिकट नहीं कटवाई, भाई मैंने टिकट नहीं कटवाई, क्या जरूरत है बोलने की? जनता सब समझती है। इस चुरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर इन नेताओं ने कई नेताओं का राजनीतिक जीवन खत्म किया है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। वहीं 7 बार के विधायक राजेंद्र राठौड़ ने राहुल कांसवा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि चुरू के वोटर कांसवा को गलत तस्वीर पेश करने की सजा देंगे। मैं समझता हूं कि अगर मेरी में ताकत टिकट कटाने की होती तो आपको मालूम है राजसमंद से टिकट लेना चाहता था, मैं टिकट ले लेता। 13 लोगों के टिकट कटे, 13 उम्मीदवारों के टिकट कटे जो पहले सिटिंग एमपी थे। 100 सिटिंग एमपी के टिकट कटे। जब महानुभाव ने कि संसदीय क्षेत्र में 8 में से 2 जीतेंगे तो टिकट देना नहीं देना अलाकमान की बात है। जहाँ जहाँ 2 जीते हैं 8 में से, तीनों जगह पर चाहे झुंझुनू हो चाहे गंगानगर हो, सब जगह टिकट कटे हैं। अब वो शहादत में नाम लिखा के और इस प्रकार का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थकों के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा पीएम मोदी के किए गए विकास के काम है। उन्हें भरोसा है कि राहुल कांसवा के दल बदलने के बावजूद चुरू सीट पर जीत बीजेपी की ही होगी। एकदम बढ़िया रहेगा, मोदी जी को एकदम आराम से जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को आराम से जिताएंगे। वो बहुत तकड़ा माहौल रहा है उसका। वोट देवेंद्र झाझड़िया का ही है, हमारा सारा वोट देवेंद्र झाझड़िया को ही है हमारा है। काम के नाम पर भी मोदी के नाम पर भी झाझड़िया जो कैंडिडेट है तो किसान घर के हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे। हाँ बहुत असर पड़ी। 25 की 25 27 होती, 27 आती, सीटें 25 है कहीं 2 सीट और होती तो और आती।
ये देखना दिलचस्प होगा कि चुरू के वोटर क्या इस बात को नजरअंदाज कर पाते हैं कि बीजेपी ने इलाके के एक मजबूत राजनीतिक परिवार का टिकट काट दिया, या फिर वे मौजूदा सांसद कांसमा का टिकट काटने के लिए बीजेपी के खिलाफ गुस्सा दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को राज्य में अपनी दूसरी चुनावी रैली के लिए चुरू को चुना था। चुरू लोकसभा सीट पर पहले फेज में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनावी अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।